सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टिटागर रेल सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिटागर रेल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम टिटागर रेल सिस्टम की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आपको रिसेंटली फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी एक बड़े न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ दोस्तों हमें ये देखने को मिल रहा था कि टिटागर ने 2500 करोड़ का ऑर्डर गेन किया है MMRDA की तरफ से। अब ये न्यूज़ इतनी अच्छी थी कि मार्केट ने कल के दिन इसको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट भी किया था और 4% के आसपास की तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। और आज के दिन मार्केट सेंटिमेंट्स अगर देखोगे तो थोड़ी नेगेटिव है, तो बीच में जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था उसका प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन हमें देखने को मिला। इस वजह से टिटागर रेल सिस्टम आज के दिन वीक परफॉर्मेंस करती हुई भी देखने को मिल गई। और दोस्तों इसी बीच में कंपनी से रिलेटेड एक और खबर हमें आती हुई दिख रही है। खबर यहाँ पर यह है कि टिटागर रेल सिस्टम ने रेज किया है लगभग 200 करोड़ रुपए का अमाउंट थ्रू कन्वर्टेबल वारंट, और ये जो इशू किया गया है वो प्रोमोटर को किया गया है। तो ये न्यूज़ को भी आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों अभी जो पीरियड चल रहा है टिटागर के लिए वो बोल सकते हैं एक कंसोलिडेशन पीरियड है, जहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी कंप्लीट कैपेक्स पे ध्यान दे रही है और इस वजह से लगातार कंपनी को फंड की ज़रूरत रहेगी, और वो कंपनी से रिलेटेड लगातार हमें सुनने को मिल भी रहा है, चाहे हम QIP के जरिए सुने या फिर कन्वर्टेबल वारंट के जरिए सुने। और दोस्तों अभी रिसेंटली जो कंपनी को टोटल ऑर्डर मिले हैं उस बेसिस पे अगर कंपनी के ऑर्डर बुक के साइज़ को देखोगे तो वो अभी के टाइम पे 26,000 करोड़ को टच कर चुका है। अगर कंपनी के खुद के ऑपरेशंस की बात करें तो वो कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक में 12,500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है और जॉइंट वेंचर से 13,500 करोड़ हमें आता हुआ दिख रहा है। तो देखो दोस्तों रिसेंटली कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स तो मिले हैं, बट सभी ऑर्डर्स मेनली देखा जाए तो रेलवे सेक्टर से आते हुए दिखे हैं। आगे चलकर कंपनी शिप बिल्डिंग मार्केट से भी एक अच्छा रेवेन्यू एंड एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, तो वहाँ से भी कंपनी को रिसेंटली जो ऑर्डर मिले थे वो ऑर्डर और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी का एम है अगले 3 से 4 सालों में 400 से लेकर 500 करोड़ रेवेन्यू वहाँ से भी जनरेट करने का। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप टिटागर के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं। बट हाँ, ये सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम CDSL की बात करें तो आज के दिन CDSL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि CDSL से रिलेटेड कुछ खबर हमें आती हुई दिख रही है, जिस वजह से CDSL की परफॉर्मेंस आज के दिन हमें वीक देखने को मिला था। अब एग्जैक्ट खबर क्या है भाई, तो खबर देखो GM फाइनेंशियल्स को लेकर आ रहा है या फिर GM फाइनेंशियल्स की तरफ से आ रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डाउनग्रेड किया है CDSL को और रिड्यूस रेटिंग दिया है, और इसके पीछे का रीज़न उन्होंने दिया है वीक कैश मार्केट को। अब देखो दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जो भी ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट आता है, चाहे GM फाइनेंशियल्स का हो या किसी फॉरेन ब्रोकरेज हाउस का हो, रिपोर्ट को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता। ये सभी चीज़ें उनके रिसर्च के बेसिस पे, तो आप उनका रिसर्च देख लो, उनके रिकमेंडेशंस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशंस किसी का भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च को देखकर आप सीख सकते हो कि ऐसा उन्होंने कहा है तो क्यों कहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, सिंपल भाषा में अगर देखोगे इस रिसर्च को, तो GM फाइनेंशियल्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस Q2 में कंपनी ने 140 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि एस्टिमेट से अगर देखें तो काफ़ी बेटर था। 125 करोड़ का एस्टिमेट था, 140 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट अपना रिपोर्ट किया है। बट नोट करो एक बात को,
इस क्वार्टर 2 में रेवेन्यू कंपनी का क्यू एन क्यू बेसिस पे अच्छा था, प्रॉफिट कंपनी का अच्छा था। इनफैक्ट अगर मार्जिन की बात करें तो क्यू एन क्यू बेसिस पे मार्जिन भी कंपनी के बेटर हमें देखने को मिले थे, 50% से बढ़कर 55% तक होते हुए दिखे थे। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हमें देखने को मिला था। तो नोट करो एक बात को कि कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू आते हैं उसका 34% एनुअल इश्योर इनकम से आता हुआ दिखता है। ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला रेवेन्यू 32% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आईपीओ कॉर्पोरेट एक्शन से आने वाला इनकम 17% है और बाकी का अदर इनकम जो है वो 17% है। तो अभी के टाइम पे कंपनी को जो मंदी फेस करना पड़ा था वो बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला रेवेन्यू ही कंपनी को वैसा परफॉर्म करके नहीं दे रहा था जैसा कंपनी को पहले मिलता था। और इसी चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है जियो फाइनेंशियल्स की तरफ से। रेवेन्यू अगर देखोगे तो 23% से ग्रो करता हुआ दिखा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन से आने वाला जो रेवेन्यू था वो हमें लगभग 195% से ग्रो करती हुई दिखी है। ऑनलाइन डेटा चार्जेस से जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है वो 48% से ग्रो किया है। पार्शली अपसेट अगर देखोगे तो वो हमें कंपनी के ट्रांजेक्शन चार्जेस वाला में ही देखने को मिलेगा, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% की डिक्लाइन देखने को मिली है। और ये ट्रांजेक्शन चार्जेस वाला रेवेन्यू इसलिए गिरा है क्योंकि बोल सकते हैं अभी कैपिटल मार्केट में जो इक्विटी वाला सेगमेंट है वो वैसा परफॉर्म नहीं किया है पिछले साल के क्वार्टर 2 को, अगर इस साल के क्वार्टर 2 से कंपैरिजन करें तो। और ट्रांजेक्शन चार्जेस जो कंपनी लगाती है उसको कंपनी ने पहले के मुकाबले कम भी कर दिया है। तो इस वजह से बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू हमें कम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें कम देखने को मिले हैं। और वही ट्रांजेक्शन चार्जेस अगर कंपनी पहले इतना लगाती, जितना पहले रहता था उतना ही अभी रहता, तो उस केस में मार्जिन हमें सेम देखने को मिल सकता था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 140 करोड़ की जगह 150 करोड़ भी हमें आती हुई दिख सकती थी। इस चीज़ को भी नोट करना। ट्रांजेक्शन चार्जेस का जो बोल सकते हैं कॉस्ट है उसको कंपनी ने कम किया है, वो वॉल्यूम कम हुआ है और इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है जितना एक मार्केट को चौंकाने के लिए बहुत होता है। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ऐसा उन्होंने कमेंट्री किया है CDSL को लेकर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें मार्केट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड, और काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो देखो पिछले कुछ टाइम में दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस अगर हम देखें बिजनेस का तो कुछ खास अच्छा दिखा नहीं है भाई। 5 साल में रेवेन्यू सिर्फ 2%, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट सिर्फ 2% से ग्रो किया है। 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है और 1 साल में भी नेगेटिव है। अब पिछले कुछ सालों से कंपनी प्रॉफिट को ग्रो नहीं कर पाई है और कंपनी को अगर कैपेक्स करना है तो कंपनी के पास पैसे की पेड़ तो है नहीं कि तोड़ के कैपेक्स कर ले। तो इसके लिए क्या करेगी कंपनी, पैसा जो है वो अरेंज करेगी। और अरेंज के लिए कंपनी अपने स्टेक बेच सकती है, डेट ले सकती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कंपनी का जो डेट का कॉलम है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखा है काफ़ी शार्पली। 2024 के फाइनेंशियल ईयर को अगर 25 से कंपैरिजन करोगे तो लगभग 1000 करोड़ का डेट कंपनी का इंक्रीज हुआ है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग से 217 करोड़ था, अभी के टाइम पे वो 1026 करोड़ हो चुका है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जो कि एक भी नहीं था वो 145 करोड़ तक जा चुका है। और देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस क्वार्टर 2 का जो नंबर कंपनी रिपोर्ट करेगी वो 2026 के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ का डेटा भी रिपोर्ट करेगी। तो फर्स्ट हाफ का जो बैलेंस शीट का डेटा आएगा उसमें हम देखेंगे डेट कंपनी का और इंक्रीज हुआ है या फिर डेट को कंपनी ने मेंटेन करने की कोशिश की है या फिर रिड्यूस करने की कोशिश की है। क्योंकि देखो जैसे कि मैंने बताया कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो कंपनी जितना कैश अभी जनरेट कर रही है उससे कई ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही देख लो 1490 करोड़ लगभग नंबर है, इसको कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया है। जनरेट कितना किया था 625 करोड़। तो जो एक्स्ट्रा नंबर बैठ रहा है लगभग कितना 800 करोड़ का, वो एक्स्ट्रा नंबर क्या है, वो एक्स्ट्रा नंबर वही है जो मैंने आपको बताया कि कंपनी को अगर कैपेक्स करना है तो पैसे तो चाहिए, पैसे के लिए कंपनी के पास पेड़ तो है नहीं। तो इसके लिए कंपनी डेट की तरफ शिफ्ट हो गया और डेट कंपनी ने जो लिया है इस वजह से कंपनी ने हेवी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चेंजेस भी दिखाई है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी चेंजेस दिखाई है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग के कॉलम को देखोगे
तो 217 करोड़ का डेट कंपनी ने लिया था 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि बढ़कर 928 करोड़ हो चुका है। बढ़कर नहीं, 217 करोड़ तो उस टाइम लिया था और इस बार लिया है 928 करोड़। तो इस वजह से कंपनी के डेट के कॉलम में आपको ह्यूज जंप देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों HDFC AMC या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशियो में दोस्तों बोनस इशू किया था। इसके लिए कंपनी के शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दी है। अप्रूवल की बात करें तो वो मिल चुका है शेयर होल्डर से, और अप्रूवल मिल चुका है तो फिलहाल इसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है, जो कि है 26 नवंबर का। तो अगर आप HDFC AMC के शेयर होल्डर हैं तो 1:1 के रेशियो के हिसाब से जो कंपनी ने बोनस दिया था उसका रिकॉर्ड डेट 26 नवंबर है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ 30 वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।